हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका आज का टॉपिक है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। तो जिसको नहीं पता कि एग्जैक्टली डायमेंशन होती क्या है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कैसे करनी है, तो वो मेरी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की पार्ट 1 वीडियो आराम से देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज़ कर कर सिखाया है कि एग्जैक्टली डायमेंशंस फाइंड आउट कैसे होती है। तो देखिए, अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जो होती है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली मुझे सिर्फ ये कहता है कि अगर मेरी एक डायमेंशनल इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ तभी डायमेंशनली करेक्ट होगी अगर मेरे LHS और RHS की डायमेंशन जो है वो सेम होगी। अगेन आई एम सेइंग सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस की बात हो रही है। इट इज़ नॉट अ श्योर थिंग कि हमें पता चल जाए कि हमारी इक्वेशन जो थी वो करेक्ट ही है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimension of all the terms occurring on both sides of the equation are same। तो अगर आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी आती है तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ईजी है, क्योंकि हमें सिर्फ LHS की जो डायमेंशंस थी उसको सॉल्व आउट करना है और RHS की डायमेंशन को सॉल्व आउट करना है। अगर वो दोनों सेम आती हैं दैट मीन्स हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अगर नहीं आती है दैट मीन्स वो कहीं मिस्टेक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे चेक करनी है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। LHS की डायमेंशन अलग सॉल्व करेंगे, RHS की अलग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे वो सेम आती है या नहीं आती है। तो पहले बात करते हैं LHS की। तो LHS में सिर्फ मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशन सिर्फ L बनेगी। RHS की बात करते हैं, अब जैसा जैसा मुझे गिवन है हमारी क्वांटिटीज वैसी वैसी हम लोग डायमेंशनली उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट इज U इंटू टी। U इज माई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशन होती थी LT माइनस 1, राइट, इंटू टाइम दैट मीन्स कैपिटल T, प्लस हाफ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई कांस्टेंट हमने पढ़ी थी कि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है तो उसका डायमेंशन हम मेंशन ना भी करें तो भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हमने पढ़ी थी LT माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर दैट वुड बी T का स्क्वायर, राइट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है एंड आई हैव टू चेक कि वो लेंथ आती है या नहीं आती है। तो यहाँ से देखूँ तो ये T जो था वो डिनोमिनेटर में था तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बचती है L, प्लस यहाँ पर भी सिमिलर वही सिचुएशन है, डिवाइड में T स्क्वायर और यहाँ पे न्यूमरेटर में T स्क्वायर है तो T स्क्वायर हो जाते हैं कैंसिल। फाइन। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ये डायमेंशंस है L प्लस L इज नॉट 2L, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक डायमेंशन है, राइट। तो अगर मैं एक लेंथ से लेंथ ऐड करती हूँ, अगर 5 मीटर प्लस 7 मीटर करती हूँ तो वो आएगी 12 मीटर ही, मतलब एक तरह की लेंथ ही आएगी। तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो L स्क्वायर या 2L नहीं हो जाएगी, वो सिर्फ L ही तो रहेगी क्योंकि है तो वो एक तरह की लेंथ ही। तो LHS में भी हमारी लेंथ आ चुकी है डायमेंशन, RHS में भी हमारी डायमेंशन L आ चुकी है, जो कि हमें दिख गया है कि वो इक्वल है। दैट मीन्स मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि डायमेंशनली ही करेक्ट है ये इक्वेशन। फॉर सपोज अगर मैं अपनी इक्वेशन के अंदर हाफ को कंसिडर करती ही ना, राइट, तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग हो गई क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हाफ आना ज़रूरी है, फाइन। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन मुझे पता है कि गलत है, बट अगर मैं उसको डायमेंशनली चेक करती हूँ तो आंसर में कोई फर्क आया नहीं है, राइट, वो आ रही है डायमेंशनली करेक्ट आ रही है इक्वेशन। इसलिए मुझे ये चीज़ प्रूव होती है अगर मेरी इक्वेशन के अंदर कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या फिर कॉन्स्टेंट्स है तो मेरी इक्वेशन जो होती है वो डायमेंशनली करेक्ट हम लोग शो कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो इक्वेशन है वो एक्चुअली में करेक्ट हो या ना हो। तो एक्चुअली में हमें पता है कि वो हाफ के साथ ही करेक्ट बनेगी। तो नेक्स्ट हम चेक करके देखते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या कहती है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mg इंटू एच और वेरस काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मुझे चेक करना है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे इंडिविजुअली एक बार पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालना है और एक बार काइनेटिक एनर्जी का निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर mgh, तो m स्टैंड्स फॉर मास, दैट इज उसकी डायमेंशन हो जाती है m,
g इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट एक्सेलरेशन किसी भी रीजन से हो वो रहती एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस टू, इंटू हाइट इज अ काइंड ऑफ लेंथ अगेन, राइट। वही हम देखते हैं, अगर हाफ एम बी स्क्वायर की बात करूँ तो उसके अंदर हमारा हाफ जो था वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मास होता है हमारा m, और वही बात करूँ v स्क्वायर दैट इज वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एल टी माइनस वन का भी स्क्वायर। फाइन, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से m एज इट इज, l जो था वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो l स्क्वायर बन जाएगा, और t माइनस टू एज इट इज, जो कि एक्चुअली में एनर्जी की डायमेंशन भी होती थी। वहीं देखें, अगर हम ये जैसे ही स्क्वायर हुआ है दैट मीन्स ये स्क्वायर दोनों क्वांटिटीज को मिल रहा है। तो अगर हम देखें मास इज एज इट इज, एल जो होगा 1 इंटू टू दैट इज 2 बन गया है, और टी भी माइनस वन इंटू टू दैट इज माइनस टू। तो क्योंकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन जो है वो सेम आ रही है, देयरफॉर इट इज डायमेंशनली इक्वल। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब जिसको नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है तो हैव पेशेंस, आप अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर ये पढ़ोगे ज़रूर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ पे हमारा लैम्डा स्टैंड कर रहा है हमारी वेवलेंथ के लिए, एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज़ फॉर मास एंड वी इज़ फॉर वेलोसिटी। तो अब जब मुझे चेक करनी है उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को, तो मुझे अगेन एल एच एस और आर एच एस की डायमेंशंस चेक करनी है। तो एल एच एस पे देखूँ तो मेरे पास सिर्फ मेरा लैम्डा है, लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज अगेन अ काइंड ऑफ सम लेंथ, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी एल। फाइन, आर एच एस की बात करें तो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास इनटू वेलोसिटी होता है ये। तो एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशंस थी हमने पढ़ी थी एम एल टू टी माइनस वन। जिसको नहीं पता ये कहाँ से आई है, फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने सिखाई थी। अपॉन मास के लिए हम लिखते हैं मा एम, इंटू वेलोसिटी की डायमेंशंस होती है एल टी माइनस वन। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो मास से मास हो गया कैंसिल, टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल है, एल स्क्वायर अपॉन एल होता है हमारा एल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल एच एस और आर एच एस की जो हमारी डायमेंशंस थी वो करेक्ट आ चुकी है, सेम आ चुकी है, दैट मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अपना देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा आप इक्वेशंस प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप उससे फेमिलियर हो या नहीं हो, वो आपके लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगेन एस्केप वेलोसिटी अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 11th में आप उसको पढ़ोगे कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन r। तो यहाँ पे v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो डायमेंशन चेक करते हैं, LHS पे वी हैव वेलोसिटी, तो हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन इज एल टी माइनस वन। RHS के अंदर आए तो 2 हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने जो डायमेंशंस थी वो पढ़ी थी एल माइनस एम माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस टू इंटू एम है यहाँ पर, क्योंकि मास आ रहा है, अपॉन रेडियस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, और उसकी पार जो हो गई है वो हाफ हो गई है। अगर आप इस रूट को भूल जाओगे तो आंसर हमारा पूरा गलत हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे ये m माइनस वन है, ये m है, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पर देखें तो ये बन चुका है हमारा l का स्क्वायर और t माइनस टू एज इट इज विद द पावर हाफ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो हमारी डायमेंशंस जो थी वो LHS और RHS में है, इक्वल आ चुकी है। दैट मीन्स हमारी एस्केप वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन हमने जो थी वो पेंडुलम के ऑसिलेशंस में पढ़ी थी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल अपॉन जी, राइट। तो अब अगर मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो मुझे LHS और RHS के डायमेंशंस को चेक करना होगा। तो LHS में t जो है हमारा टाइम पीरियड के लिए स्टैंड होता है, तो उसकी डायमेंशन तो हो गई है कैपिटल T, राइट। RHS के अंदर बात करें तो 2 पाई जो था हमारा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसलिए हमारा मेन फोकस रहेगा
रूट ऑफ एल अपॉन जी पर। तो देखते हैं एल इज अ लेंथ, तो उसकी डायमेंशन हो गई है कैपिटल एल, अपॉन हमारी जो जी थी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन है एल टी माइनस टू। बट अगेन डू नॉट फॉरगेट अबाउट द रूट, तो इनकी पावर हो चुकी है हाफ, राइट। यहाँ से एल और एल हो गया है कैंसिल। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रही है 1/t-1 डायमेंशन, जो कि एक्चुअली में बन जाएगी कैपिटल टी, राइट। तो यहाँ पर भी हमारी जो थी LHS और RHS की डायमेंशन जो थी वो इक्वल आ गई है, मतलब हमारी इक्वेशन दैट इज t इज इक्वल टू 2π इंटू रूट एल अपॉन जी डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू mgl क्यूब अपॉन 4bd क्यूब y, where delta is the depression produced in the middle of the bar of length L, breadth b and depth d when it is loaded in the middle with mass m. y is the Young's modulus of the material of the बार। तो हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो है वो LBD है रिस्पेक्टिवली। उसके एग्जैक्टली सेंटर में हमने एक लोड रखा ऑफ मास m, और उस बार पर जो डिप्रेशन क्रिएट हुई उसकी वैल्यू है डेल्टा, और यंग्स मॉड्यूलस हमारा y हो जाता है उस बार का। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन है डेल्टा इज इक्वल टू mgl क्यूब 4bd क्यूब y। फाइन, तो मुझे इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो देखते हैं हमारे LHS डिप्रेशन इज व्हाट, अगर ये हमारा बार है तो वो डिप्रेस हुआ तो वो एग्जैक्टली उसके मीन पोजीशन से कितना उसकी पोजीशन चेंज हुई है वही होता है, तो दैट इज एग्जैक्टली डिस्टेंस, राइट। तो डिप्रेशन के लिए हमारी जो क्वांटिटी है, हमारी डायमेंशन है, वो हो जाती है कैपिटल L। RHS पे आता है जो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। M स्टैंड फॉर मास, तो उसका डायमेंशन हो गया कैपिटल M, राइट। G स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो G हमारी जो डायमेंशन होती है दैट वुड बी LT-2 इंटू लेंथ का क्यूब है, तो ये बन गया L क्यूब। 4 इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। B हमारी ब्रेथ है जो कि अगेन एक तरह की लेंथ है। D भी हमारी डेप्थ है जो कि अगेन एक तरह की लेंथ है, पर वो क्यूब में है। और यंग्स मॉड्यूलस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट वाज ml-1t-2। तो देखते हैं अब एग्जैक्टली इक्वेशन बनती कहाँ है। तो यहाँ से m और m तो हो गया कैंसिल। तो L की अगर हम बात करें, L यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ से -1 बचा, तो ये 4 से 4 तो हो गया कैंसिल, और ये L-1 डिनोमिनेटर में है तो वो बन गया L। T की बात करूँ तो T-2 कैंसिल हो गया, तो हमारी जो दोनों तरफ की डायमेंशंस थी वो आ गई हैं इक्वल। दैट मीन्स जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है डायमेंशनली करेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B इन द इक्वेशन F इज इक्वल टू A रूट x प्लस BT स्क्वायर वेयर F इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और बहुत ही ईजी होते हैं। तो मुझे इक्वेशन गिवन है कि F इज इक्वल टू A रूट x प्लस BT स्क्वायर, और मुझे डायमेंशन निकालनी है A अपॉन B की। फाइन, तो अगर आपको फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल याद हो जो मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिस्टेंट प्रूव करके दिखाया था, तो उसके अंदर एग्जैक्टली हमने क्या किया था, वो UT से भी L डायमेंशन निकली थी और हाफ AT स्क्वायर से भी L डायमेंशन निकली थी, और जब वो दोनों ऐड हुई थी तो भी हमारी LHS के वो इक्वल ही आ रही थी। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी दो टर्म्स होती हैं, राइट, जिसमें प्लस या फिर माइनस आ रहा है, तो वो दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ही इसीलिए रही है क्योंकि उनकी इंडिविजुअली जो डायमेंशंस थी वो जो है वो इक्वल है। फाइन, दैट मीन्स जो हमारा A रूट x है और BT स्क्वायर का जो भी हमारी डायमेंशन बन रही होगी वो भी ऐड करके फोर्स की ही डायमेंशन बना रही है। दैट मीन्स हमारी A रूट x की डायमेंशन भी फोर्स के इक्वल है और BT स्क्वायर की डायमेंशन भी 4 के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A रूट x, और सिमिलरली डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे इंडिविजुअली A और B की डायमेंशन निकालनी है और फिर हम A डिवाइड बाय B की डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, मुझे A की डायमेंशन निकालने के लिए A का फॉर्मूला पता है, तो इस इक्वेशन से मुझे मिल गया है वो F अपॉन रूट x।
तो अकॉर्डिंगली अगर मैं उसकी डायमेंशन निकालूँ तो F की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 अपॉन रूट एक्स हो गया हमारा L का हाफ। फाइन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा ML 1 - हाफ इज हाफ T-2 एंड येस जो हमारी डायमेंशंस होती है उसकी पावर्स रूट में आ सकती है। सिमिलरली हमें B की डायमेंशन चाहिए तो B का भी मैं फॉर्मूला निकाल देती हूँ, दैट इज F/T²। तो हमारे डायमेंशंस बन जाएंगे MLT-2 अपॉन T का स्क्वायर। फाइन, अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे B के डायमेंशंस बन चुके हैं ML, ये 2 भी ऊपर जाके -2 दैट इज -4 बन जाएगा। तो A और B के हमारे पास इंडिविजुअली डायमेंशन आ चुके हैं। तो अगर मुझे अब A/B की डायमेंशंस निकालनी है तो आई हैव टू सिंपली डिवाइड द डायमेंशंस, दैट इज ML ऑफ हाफ T-2 अपॉन MLT-4 राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो M से M कैंसिल हो गया, L के लिए हमारे पास बचा है हाफ -1 दैट इज माइनस ऑफ हाफ एंड T के लिए हो जाएगा -2 + 4 दैट इज 2। फाइन, तो A/B की हमारी जो डायमेंशंस बच गई है वो बन गई है L - हाफ T2। तो एक और सिमिलर सा क्वेश्चन करते हैं। अब की बार जो मुझे इक्वेशन गिवन है वो है B - x² अपॉन AT, जहाँ पर P मेरा पावर है, x मेरी डिस्टेंस है और T मेरा टाइम है और मुझे डायमेंशंस निकालने हैं A × B के। तो ऑब्वियसली वही सेम चीज़ है, माइनस हो रही है, दैट मीन्स इनकी डायमेंशंस जो होगी वो पावर के इक्वल रही होगी। अब डिनोमिनेटर में AT भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, बट बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही टर्म्स को सबसे पहले अपना डिनोमिनेटर जो है वो इंडिविजुअली दे देते हैं, फिर वो B/AT के डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं पावर के डायमेंशन से, फिर वो x²/AT के डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं पावर से, जो कि एक्चुअली में अगर आप देखो तो B/AT के अंदर हमारा B और A दोनों के ही डायमेंशंस अटक रहे हैं। फिर वो सोचते हैं यार x²/AT से हम A की डायमेंशन निकाल लेते हैं और फिर वो B/AT में पुट करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, आंसर तो सही आएगा पर हमारा काम बहुत बढ़ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं। B - x², अगर B और x² जो हमारी क्वांटिटीज़ है अगर वो सब्ट्रैक्ट हो पा रही है दैट मीन्स सिंपली उनकी जो डायमेंशंस होगी वो इक्वल होगी। फाइन, तो वहाँ से मुझे पता चल रहा है B की डायमेंशन जो होगी वो x² के डायमेंशन के इक्वल होगी जो कि डिस्टेंस का स्क्वायर है। फाइन, तो मुझे B तो मिल गया। अब हम देखते हैं हमारी पावर की जो डायमेंशन है, अब मेरे पास ऑल एंड ऑल वो बचता है L²/AT राइट, क्योंकि मुझे ऊपर का न्यूमरेटर तो मैंने सॉल्व कर ही लिया डायमेंशंस के टर्म्स में। फाइन, तो यहाँ से मुझे B तो मिल चुका है, अब मुझे निकालनी है A की डायमेंशन। तो A की डायमेंशन कैसे आएगी, पहले मैं उसका फॉर्मूला बिल्ड कर लेती हूँ। तो L² एज इट इज़ रहेगा, पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी इंटू T। अब जैसे ही मैं इसकी डायमेंशंस खोलूँगी वैसे ही मुझे A का जो डायमेंशंस था वो मिल जाएगा। तो वो बच रहा है L², पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम दैट इज ML2T-3 इंटू टाइम। फाइन, इसको सॉल्व करें तो L² से L² तो कैंसिल हो गया और यहाँ से बच रहा है M-1 -3 + 1 दैट इज -2 डिनोमिनेटर में, और वो जैसे ही न्यूमरेटर में आएगा वो हो जाएगा T का स्क्वायर। तो A की भी डायमेंशन हमारे पास आ गई है M-1 T²। तो अब मुझे निकालना है A × B का डायमेंशन, तो सिंपली मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी उनकी डायमेंशंस को, तो वो बन रहा है M-1 T² इंटू L का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ रही है M-1 L² T²। फाइन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर आप स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल प्रिपेयर कर रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैंडर वाल की इक्वेशन मुझे कहती है P + A/V का स्क्वायर इंटू V - B इज इक्वल टू RT, और इसमें से मुझे फाइनली निकालनी है हमारी A और B की
कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन। फाइन, तो यस एक चीज और अपने दिमाग में बिठा लो, हर कांस्टेंट की डायमेंशन डायमेंशनलेस नहीं होती है। हमने पढ़ा था स्टेफेंस कांस्टेंट, हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा था, हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाली है। तो डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट्स कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस। तो इसको खेल के सीधा मत लिख देना कि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। फाइन, तो देखते हैं हमारा P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V इज फॉर वॉल्यूम। तो मुझे A और B की जो है मुझे इंडिविजुअली हमें डायमेंशंस निकालनी है। तो अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में कुछ ना भी पता हो तो यू डो नॉट हैव टू वरी। अगर आपको नहीं पता R क्या है, T क्या है या ये इक्वेशन क्या है, पढ़ोगे आप अपनी क्लासेस के अंदर, बट अभी के लिए मुझे डायमेंशंस पे फोकस करना है। तो मुझे पता है अगर P और A अपॉन V स्क्वायर ऐड हो रहा है, मतलब मेरी डायमेंशन फॉर P वुड बी इक्वल टू A अपॉन V का स्क्वायर का डायमेंशन। फाइन, तो यहाँ से मैं A की डायमेंशन निकाल सकती हूँ, दैट वुड बी P इंटू V का स्क्वायर। नाउ P इज माई प्रेशर, तो मेरी डायमेंशन होती है ml1 T-2 फॉर प्रेशर। एंड V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन अपने आप में L³ होती थी और एक मेरे पास उसका स्क्वायर भी है। फाइन, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 6 बन चुका है अब। तो m एज इट इज 6 - 1 वुड बी 5 एंड T-2। तो मेरे को A की डायमेंशन जो थी वो मिल गई है। फाइन, अब देखूं मैं B की, अगर V और B जो थे हमारे ऑब्वियसली अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब उनकी डायमेंशंस भी जो थी वो इक्वल ही होगी। तो V की डायमेंशन दैट इज वॉल्यूम की डायमेंशन होगी B के इक्वल, जो कि मुझे पता है L³ है। तो यहाँ से मुझे A की डायमेंशन भी मिल गई है और B की। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको डायमेंशन निकालनी होती है, आपको डायमेंशन देख के पूछा होता है कि ऐसा यूनिट क्या होगी एग्जैक्टली। तो SI यूनिट मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको निकालना सिखा चुकी हूँ। तो A की SI यूनिट क्या होगी, मास की SI यूनिट M दैट इज kg पावर 1 है। L इज 5, L हमारा मीटर होती है हमारी SI यूनिट फॉर लेंथ और उसकी पावर मुझे 5 गिवन है। T हमारी SI यूनिट इज सेकेंड और उसकी पावर मुझे -2 गिवन है। तो ये मेरी SI यूनिट हो गई फॉर द कांस्टेंट A। वेरेज अगर B की बात करूँ तो क्योंकि उसकी डायमेंशंस लेंथ क्यूब है तो यहाँ पर हमारी SI यूनिट भी क्या हो गई है, मीटर क्यूब। सो दिस वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो। अब आपको इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी बहुत अच्छे से आ गई है। तो अब आपका काम स्टार्ट होता है कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन से फेमिलियर हो सकते हो उतने हो, ताकि एग्जाम के अंदर आपका कोई भी टिपिकल या टफ क्वेश्चन आता है तो आप पैनिक ना करो, उस क्वेश्चन को विद कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेटली सॉल्व कर सको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना है, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड पीयर्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करो। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज प्रोलिफिक क्लासेस। I'll meet you in my next video. Till then, bye.